शिक्षा जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ होती है, यानी उसका मेन बैकबोन होती है, और उस बैकबोन की जो जिम्मेदारी मिली है वो दी है शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदर सिंह परमार जी को। तो आज हम बात करेंगे उनसे कि किस प्रकार से वो इस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं और किस तरह से आज प्रदेश की जो शिक्षा है कोरोना काल में भी बच्चों तक पहुंच पा रही है। क्या शिक्षा उसी रूप में पहुंच पा रही है? क्या शिक्षा का जो स्तर है वो सुधर पा रहा है, या शिक्षा में किस प्रकार के बदलाव वो चाहते हैं? नई शिक्षा नीति भी तैयार है, उस पर भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि आने वाले समय में जो कोरोना की अभी वर्तमान स्थिति है उसके बाद भी शिक्षा किस तरह से आगे पहुंच पाएगी। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। इंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद। और जिस तरह से आपने इस 5 महीने के कम समय में शिक्षा को पहुंचाया है गांव-गांव तक, इसके लिए आप और पूरी सरकार बधाई की पात्र है। सर, मेरा एक पहला यही सवाल था ये कि 2013 में आप पहली बार विधायक बने, इसके बाद 2018 में आप बने। उसके बाद जिस तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, पहली बार जिम्मेदारी मिली और एक बड़ी जिम्मेदारी, किस तरह से इसको आप देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मेरे जैसे बहुत छोटे से कार्यकर्ता पर एक बहुत बड़ा विश्वास किया है, और इसलिए मेरी प्राथमिकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और उसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए निरंतर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का ये चैलेंज रहा जब पहली बार ये जिम्मेदारी मिली? शिक्षा का क्षेत्र वैसे सब क्षेत्रों से ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का विशेष करके शिक्षा का विषय जो है बहुत पिछड़ापन है जी। कई सारे विषय को लेकर यहाँ दुर्लक्ष्य किया गया है, और इसलिए शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना, व्यापक परिवर्तन करना, ये आज की आवश्यकता है जी। और उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब मुझे बड़ा दायित्व दिया है यहाँ का, और उसमें नई शिक्षा नीति जो आई है उसके कारण से और भी ज़्यादा जवाबदारी का भाव पैदा हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि नई जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये बहुत व्यापक मंथन के बाद में देश के समाज के सामने रखी है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश पे अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों ने जिस प्रकार इस देश के शिक्षा के ढांचे को तोड़ा था जी, और एक प्रकार से इस देश में गुलाम मानसिकता के लोग बनते जाए, ऐसा शिक्षा का स्वरूप था। आज़ादी के बाद ही बदलाव करने की ज़रूरत थी, परंतु उस समय के पॉलिटिशियनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और उसके कारण से धीरे धीरे करके इतना स्तर और गिर गया कि एक अविश्वास का भाव, केवल नौकरी प्राप्त करना है ना, शिक्षा के क्षेत्र में सर्विस करना जैसा, शिक्षक बनने जैसा व्यवहार होने लगा। उसके कारण मांग, ये मांग, वो मांग, उसी पर ज़्यादा बातें होने लगी। जिस विद्यार्थी के लिए शिक्षा बनी है उसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं। लेकिन सौभाग्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3-4 सालों में जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति की बात कही थी और जिसको करने का बीड़ा उठाया, वो दुनिया में सबसे बड़ा आज तक का मंथन नई शिक्षा नीति पर हुआ है जी। किसी विषय पर इतना मंथन नहीं हुआ जितना नई शिक्षा नीति पर हुआ है, और इसलिए आज उसको सब देश के और दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया है। यहाँ तक कि दुनिया के लोग भारत की शिक्षा नीति, नई पॉलिसी क्या है, कैसी होगी, इस पर दुनिया के देशों ने हमारे ड्राफ्ट को मांगा है। तो एक प्रकार से हमें गर्व का विषय है कि भाई हम 70 साल के बाद उस मुकाम पर आए जो 70 साल पहले करना चाहिए था। और यदि शायद 70 साल पहले इस नीति को हम पालन करते तो आज देश में देश के स्वाभिमान के लिए और केवल देश के लिए काम करने वाले लोगों की बड़ी फौज खड़ी होती। ये तो देश का वातावरण है, बदलाव का वातावरण है, इसलिए देश के नौजवानों में यहाँ के समाज राष्ट्रीयता का भाव जिस प्रखरता के साथ आ गया है, उसके कारण से, नहीं तो इस शैक्षणिक व्यवस्था के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त करने वाले नहीं थे। लेकिन एक वातावरण बन रहा है और परिवर्तन का वातावरण बन रहा है, उसमें युवा और तरुणाई लोग अपनी जवाबदारी समझने लगे हैं, इसलिए देश इतना आगे की सब सोच पा रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति के आने के बाद में 10-15 सालों में हमारा देश अपनी भाषा के आधार पर, अपने मूल्यों के आधार पर, यहाँ के संस्कृति अपनी को साथ में लेकर के दुनिया के देशों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा भारत देने वाला है। फिर से भारत एक प्रकार से विश्व गुरु कहलाने की स्थिति में आएगा,
क्योंकि दुनिया के जितने देश हैं जी सब देशों ने अपने अपनी भाषा में अपना देश का विकास किया। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा को हीन भावना से देखा। जी और भारत में कोई एक भाषा का वो नहीं है कि भाई केवल हिंदी बोलने वाले हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाती भाषाएं, उन सबका समावेश नई शिक्षा नीति में किया गया है। प्राथमिकता यही है कि भाई नई शिक्षा नीति में हम हमारे देश की भाषाओं को स्वीकार करते हुए अपने उसके आधार पर हम भी अच्छे हैं, हमारा भी अच्छा कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। दुनिया ने हमारे से ज्ञान प्राप्त किया है और भारत में उस ज्ञान के प्रति हीन भावना हो गई। उसके कारण से भारत का जो राष्ट्रीय स्वाभिमान था वो बहुत अलग प्रकार का, भिन्न प्रकृति का। लेकिन आज देश के लोगों में, नौजवानों में, सारे देश की जनता में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव खड़ा हुआ है और इस नई शिक्षा नीति को हमको बढ़ाने में उस राष्ट्र वातावरण का बहुत लाभ मिलने वाला है। नहीं, नई शिक्षा नीति आ गई है पर अभी इसके बाद अब नेशनल करिकुलम आने वाला है, तो ये लगभग मार्च के आसपास का उन्होंने समय दिया हुआ है। तो प्रदेश में कब तक लग रहा है कि शिक्षा नीति ये हमारे प्रदेश में लागू हो पाएगी? हम नई शिक्षा नीति को लेकर के मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स बना चुके हैं। हमारे यहाँ पर सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन हम समाज के बहुत बड़े तबके को जोड़ने जा रहे हैं जो शिक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। कोई वनवासी शिक्षा में काम करता है, कोई ग्रामीण शिक्षा में काम करता है, कोई शहरी शिक्षा के लिए काम करता है, कुछ टीचर एजुकेशन के लिए, मतलब शिक्षक की भी शिक्षा, इस पे भी काम करते हैं। ऐसे सब लोगों को जोड़ करके हमने टास्क फोर्स बनाया है। वो उसकी लगातार बैठ के होकर के एक नए हम किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, मूल विषय है क्रियान्वयन का। क्रियान्वयन का पार्ट जितना अच्छा होगा उतनी नई शिक्षा नीति को सफलता मिलेगी और उसी पर अभी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अपेक्षित है कि भाई हमारे यहाँ के क्रियान्वयन का पार्ट मजबूत हो और उसमें भी समाज का, लोगों के सुझाव जोड़ना, प्रयोग जो किए लोगों ने उनको समावेश करना और उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। यानी प्रदेश के शिक्षा मंत्री का जो विजन है अब यही है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसको लेकर प्रदेश में आगे बढ़ना। हाँ, मूलतः नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को मुख्य रूप से सुधारने की बात है। वो एक हमारा शिक्षा का आधार है और वही मध्य प्रदेश का कमज़ोर था और विशेष करके सरकारी व्यवस्थाओं में। तो हमारे लिए तो सरकार की भी और प्राइवेट दोनों का योगदान बराबर है, इसलिए हम, परंतु सरकारी व्यवस्था को ठीक करना, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को ठीक करना, इसलिए जो नई शिक्षा नीति में बच्चे पहले था कि भाई 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में बच्चों को हम पहली कक्षा में भेजेंगे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया है, हम आंगनवाड़ी से ही, यानी बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, तब से ही बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करेंगे ताकि बच्चा पहली की कक्षा तक वो इन सारी व्यवस्था से परिचित हो जाए। यानी जो 5+3+3+4 का जो मॉडल है इसमें तो क्या आंगनवाड़ी को कन्वर्ट करने की प्लानिंग है? आंगनवाड़ी को समावेश करेंगे। आंगनवाड़ी का काम आहार का देने वाला है। आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, यदि वो ठीक से उनकी शिक्षा है तो उनको हम कोशिश करेंगे कि वो भी शिक्षा जैसा व्यवहार करके वो करें। नहीं तो हम हमारे शिक्षक दे करके और करने वाले, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आंगनवाड़ियों को भी साथ में जोड़ा है, साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम, क्योंकि हमारे यहाँ कुपोषण का बहुत बड़ा समस्या है और कुपोषित बच्चे स्कूल में जब आएंगे तो वो दिमाग से भी कमज़ोर रहेंगे। इसलिए उनका स्वास्थ्य की चिंता भी करना, उनके पोषण आहार की चिंता भी करना और उन पर से जो बस्ते का बोझ है वो कम करते हुए खेल खेल में उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करना। पूर्व प्राथमिक जो एक प्रकार की शिक्षा है वो इसी के लिए होती है, जिसमें खेल खेल के आधार पर बच्चों को कुछ न कुछ सिखाने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद में बाकी जो शिक्षा की कक्षाएं हैं उनको रेगुलाइज करते हुए आगे बढ़ने का काम, उसी में 5 तक की कल्पना की गई है। फिर जो 5+3 की बात कही है, तो 5+3 में 3 वाला जो पार्ट है वो 6ठी क्लास से 8वीं तक का है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा का हम समावेश कर रहे हैं। और व्यावसायिक शिक्षा मतलब बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ हुनर देना और बच्चे को 6ठी से ही कुछ दृष्टिकोण पैदा हो जाए उसका, कि उसको आगे जाकर क्या चयन करना है। जैसे हम 10 कई बार 10 खिलौने रख देते हैं अलग अलग प्रकार के, और बच्चे की
एक दिन सबके पास जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से वो उसको जो पसंद आने वाली चीज़ है उसी के पास जाने लगेगा। यानी बच्चा छठी सातवीं में से ही कुछ न कुछ वो अच्छा पेंटर हो सकता है क्या, अच्छा संगीत का जानकार हो सकता है क्या, और कोई तकनीकी वो कुछ कला सीख सकता है क्या, उसका रुझान समझ में आ जाएगा। और जब रुझान हमारा समझ में आ गया तो उसके बारे में शिक्षक को भी और अभिभावकों को भी आगे तय करने में सुविधा होगी कि बच्चे के रुझान किस ओर है, उसी ओर उसका आगे विकास करना चाहिए, उसको इसी ओर बढ़ाना चाहिए। इस रूप में छठी से व्यावसायिक शिक्षा का एक प्रकार से बड़ा परिचय जो आज तक नहीं हुआ था, बच्चों को, विद्यार्थियों को कराने का इस शिक्षा नीति में समावेश किया गया है। विशेष करके भाषा को लेकर के बड़ी बात की गई उसमें कि भाई हम भाषाओं में भी हमारी भाषा जो जहाँ बोले जाती है उसको समझ आना। हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे ट्राइबल एरिया में बच्चे वो डायरेक्ट हिंदी को नहीं समझ पाएंगे, तो शिक्षक समझता है, लेकिन शिक्षक को वहाँ की बोली में ही उसको समझाना बच्चों को, तो वो जल्दी समझ जाएगा। ऐसा अन्य अन्य राज्य में, देश के अन्य अन्य राज्य में जहाँ अलग है, उनकी मातृभाषा अलग है, वो वहाँ के लोग उसका प्रयोग करेंगे और किसी पे कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। फिर अपनी मातृभाषा के साथ साथ आगे चल करके यदि किसी को लगता है कि हमको विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित करना है तो करें, उसमें स्वतंत्रता है, लेकिन हमारी मातृभाषा को उसमें प्राथमिकता देने का समस्या। इंग्लिश में इसमें एक बात करूं कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जैसे सीबीएसई स्कूल्स की बात करें, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्टेट बोर्ड भी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बहुत हो गए, तो उन पे इंग्लिश की बाध्यता नहीं, हिंदी की बाध्यता नहीं रहेगी। इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा सकते हैं। नहीं, वो इंग्लिश मीडियम इसलिए का ज्ञान दे, लेकिन हिंदी भी उनको लिए पढ़ाना अनिवार्य रहेगा जी। हिंदी को छोड़ नहीं सकते हैं, या जैसे तेलुगु में है तो तेलुगु को नहीं छोड़ सकते हैं, तमिलनाडु में तमिल को नहीं छोड़ सकते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ को नहीं छोड़ सकते। वहाँ की जो मातृभाषा है उसको तो शिक्षा में प्राथमिकता देनी ही होगी, चाहे वो किसी प्रकार का स्कूल भी हो जी। नहीं, लेकिन ये व्यवस्था तो आज भी है कि जो स्कूल हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाह रहा है वो पढ़ा सकता है, लेकिन फिर ये व्यवस्था में चेंज कैसे होगा जब तक कंपल्सन नहीं होगा? नहीं, क्या है कि मातृभाषा में सभी लोगों ने विशेष कर पहुँचे कि मातृभाषा में जल्दी समझ में आता है जी। जो चीज़ अपन छोटे बच्चों को देना चाहते हैं वो मातृभाषा में जल्दी आता है, उसके बाद में उसको दूसरी ज्ञान भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण से एक तो एक रूपता आएगी पूरे देश भर में, और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि कोई ये नहीं लगेगा कि हमें हिंदी ही आती है, हमें तेलुगु ही आती है, हमें तमिल ही आती है। हीन भावना का बोध जो लोगों में पैदा हो गया था, वो हीन भावना का बोध समाप्त हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि हम अपनी भाषा के आधार पर भी डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, हम शिक्षक भी बन सकते हैं, शिक्षाविद भी बन सकते हैं और किसान भी बन सकते हैं। लेकिन अपनी भाषा का गर्व का एहसास कराने के लिए ये सारी चीज़ों में परिवर्तन होगा। ये तो प्रदेश के विजन की बात हुई जो आपके लेके जा रहे हैं। और अगर मैं आज की बात करूँ, आज के समय की बात करूँ, जिस तरह से आप पूरी स्कूल में जिस तरह से शिक्षा को आप आगे ले जा पाए, जैसा मैंने आपको बताया हमारा खुद का टीम का अनुभव था, मैं उसमें टीम में था कि मैंने पूछा बच्चों से, अगर बच्चे गुलाब का फूल बेच रहे हैं, आपका कमल का फूल बेच रहे हैं, और वहाँ बच्चे जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, हमें सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो हमारी बिल्कुल सही है, हमारी क्लासेस समय पे चल रही हैं। किस तरह से आप इसको इतने कम समय में पहुंचा पाए? कोरोना के कारण से बड़ा एक बहुत समय तक तो भय का वातावरण था, और केवल भारत में नहीं था, दुनिया के सब देशों में भय का वातावरण था। और पहले जब लॉकडाउन किया तो शायद अपने यहाँ कोरोना के पॉजिटिव मरीज कम आए होंगे, लेकिन जो भय था और उससे लड़ने की क्षमता, बुद्धि, ये सब चीज़ों का समावेश नहीं, भाव पैदा करने के लिए प्रारंभ में लॉकडाउन जरूरी था कि हम लोग सब मिलकर के इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। उसमें शिक्षक भी थे, विद्यार्थी भी सब थे, लेकिन अब उसमें बच्चों की शिक्षा निरंतरता बनी रहे शिक्षा में, उसके लिए हमने कई सारे नए नए प्रयोग करे थे। जैसे कहा कि भाई हमारे शिक्षक अपना घर अपना विद्यालय। अब अपना घर अपना विद्यालय मतलब कई परिवारों में हमारे पालक पढ़े लिखे हैं, पालक नहीं, बड़ा भाई पढ़ा लिखा है, माँ पढ़ी लिखी होगी, बहन पढ़ी लिखी हो, वो अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को घर में खुद स्कूल का वातावरण देकर पढ़ाने का काम करें। उसके लिए
मोटिवेशन का काम हमारा शिक्षक करेगा, फ़ोन लगा के बात करेगा, ज़रूरत होगी संपर्क करेगा। लेकिन कुछ बच्चे सरकारी व्यवस्था में ऐसे थे जहाँ पर कुछ उनका टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं है, उनको हम शिक्षा कैसे दें? जी। अब उनको याद हम ग्राम पंचायत में व्यवस्था करें। बिल्कुल। सब दूर पर नेट की प्रॉब्लम थी, तो ऐसी जगह हमारे शिक्षकों ने गए हैं मोहल्लों में और वहाँ 4 बच्चे 5 बच्चों को लेकर के नए नए प्रयोगों के साथ में पढ़ाने का काम किया। कई जगह तो देखते हैं कि जहाँ नेट नहीं मिलता था तो वहाँ पहाड़ियों पर बैठ के बच्चों ने अध्ययन करा है। और इस प्रकार से अधिकांश शिक्षकों ने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की है, जो एक प्रकार से चुनौती में भी अवसर ढूंढने का काम किया है और शिक्षा को निरंतरता देने का काम किया। लेकिन इस प्रकार बहुत कम समय में, मतलब शिक्षकों को इस कम समय में ट्रेन कर पाना नहीं, क्या होता है देखो, अपने देश के मानस है, जब विपत्ति आती है, आप देखोगे कि जब कोरोना का असर पड़ा और जब मजदूरों का यहाँ से वहाँ, इस राज्य से उस राज्य, अपने अपने राज्यों में जाने लगे, कैसा सड़कों का वातावरण था जी। लेकिन देश के समाज ने उनके लिए अपने हाथ खोल दिए थे। सामान्य दिनों में उनको इतना भोजन नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा भोजन देने की व्यवस्था, होड़ लगी थी भोजन की कि हम इनकी सेवा करें, हम इनकी मदद करें, हम इनके। ये अपने देश की विशेषता। जब जब देश पर विपत्ति आती है, यहाँ का समाज अपनी विपत्ति भूल करके दूसरे की विपत्ति में सहयोग करने के लिए खड़ा होता। मुझे तो अद्भुत दृश्य लग रहा था, और वो भी शिक्षकों ने भी वही किया है। सामान्य परिस्थिति में शिक्षक की कम मेहनत थी, लेकिन इस परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की और अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके भी उसने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। ऐसे शिक्षकों के व्यवहार के कारण, उनके काम के कारण ही वास्तव में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाए। अब जिस तरह से आप स्कूल खोलने का एक निर्णय ले रहे हैं, लगातार आप, हमने देखा कि जब आपने शिक्षा व्यवस्था को प्रदेश में सुचारू रूप से कर दिया, उसके बाद लगातार आप एसोसिएशंस के साथ मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड एसोसिएशन हो, ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, लगातार निर्णय ले रहे हैं। अब क्या लग रहा है, मतलब पहली से 8वीं तक की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या? पहली से 8वीं तक का हम लगातार हर सप्ताह में समीक्षा करते हैं। शिक्षा विभाग की रेगुलर समीक्षा चलती है। सामान्यतः हम सोमवार को बैठते हैं, चर्चा करते हैं आपस में अधिकारियों के साथ और सारी रिपोर्ट लेकर के बात करते हैं। आज की परिस्थिति में हम, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ हमको बच्चों का जीवन महत्वपूर्ण है जी, और उसको हमको प्राथमिक देने का लगा कि फिर इसको प्राथमिकता देना चाहिए। जीवन पहली प्राथमिकता है, हमको जीवन को किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इसलिए हमने 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है और बीच बीच में समीक्षा करते रहेंगे। यदि कुछ लगा कि भाई हम खोल सकते हैं तो वो भी निर्णय करेंगे, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम बच्चों को रिस्क लें। 9th से 12th तक के स्कूल हमने, क्योंकि हम 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा कराएंगे, हमारी सरकार की पॉलिसी है कि हम किसी भी हालत में जनरल प्रमोशन के आधार पर हम पास नहीं करेंगे। हम थोड़ा बहुत मूल्यांकन करेंगे बच्चों का, और वो मूल्यांकन करने का तरीका अलग हो सकता है, परीक्षा की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन बगैर उनको मूल्यांकन किए हम आगे की कक्षाओं में प्रवेश नहीं देंगे। तो 10वीं और 12वीं तो बोर्ड होगी यथावत। 9वीं और 11वीं की कक्षाएं प्राइवेट स्कूल वालों को भी हमने स्वतंत्रता दी है कि आप उनको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, SOP का पालन करते हुए आप परीक्षाएं ले सकते हैं। आप कैसे समय में लेंगे, थोड़ा कम संख्या में बैठकर कक्षाओं की कैपेसिटी को देख कर लेंगे, लेकिन आप ले सकते हैं, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। ये दोनों बातें 9th से 12th तक हमने की है जी। फिर हमने 1 से 8वीं तक शासन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हमने कहा प्रोजेक्ट के आधार पर बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे, और वो प्रोजेक्ट घर से करके लाए, किताब में से करके लाए, किसी के साथ चर्चा करके लाए, ये करके वो प्रोजेक्ट बना के लाए। हम ये देखेंगे, हमारे शिक्षक ये देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट तैयार किया है वो बच्चे ने स्वयं तैयार किया है, भले ही किताब में से किया होगा तो, लेकिन बच्चे ने तैयार किया, इतना हम उसका ध्यान रखेंगे और उसका आकलन करके फिर उसको अगली कक्षाओं में प्रवेश देने का काम करेंगे। क्योंकि आज भी कई बच्चों के पास साधन नहीं है, हालांकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन का उपयोग किया है, लेकिन फिर भी हमारा दूरस्थ जो क्षेत्र है वहाँ कई जगह सारी सुविधाएं नहीं है, दिक्कत है जी। उसका सबको हमको ध्यान में रखते हुए हम एकदम कड़क भी नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल वो भी नहीं, हम लचीलापन अपनाते हुए और शिक्षा की निरंतरता बनाने के पक्ष में हैं। वैसे हमारी
तो सरकार का निर्णय ये है कि भाई हम 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा करेंगे जी। लेकिन क्योंकि अब कोरोना के कारण हम पिछले साल भी इसी कारण नहीं कर पाए और इस साल हम भी वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हम और 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेते हैं जी। अब आगे जैसा भी नई शिक्षा नीति के संदर्भ में पूरा सारा होगा उसके अनुसार निर्णय लेंगे। लेकिन इस साल हम 1ली से 8वीं तक प्रोजेक्ट के आधार पर सरकारी व्यवस्था के स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में जैसे उनको शिक्षा दी है जी। उनने ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन कर सकते हैं, किताब खोल के ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं या प्रोजेक्ट वो भी दे सकते हैं। सब विकल्प खुले हैं क्योंकि वो अपने अपने स्कूलों को उनका मूल्यांकन करना है और इसलिए हमने कहा गया। जहाँ तक प्राइवेट एसोसिएशन के साथ बात है उनके साथ बहुत सारी चीज़ों पर उनकी हमारी चर्चा हुई है। लगातार हम उनसे संवाद कायम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो हम कर सकते हैं कर भी रहे हैं जी। लेकिन हम 1 से 8 तक स्कूल खोलो इस मांग से उनकी मांग से सहमत नहीं थे। इसमें हमने स्पष्टता के साथ कहा कि हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते जी। ये उनसे कहा, उन्होंने माना भी है। दूसरा विषय और कुछ व्यवस्थाओं को लेकर है, उसमें जो शिक्षा विभाग का पार्ट है उसमें हमने उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। जो मानने वाली चीज़ उनको माना है, कुछ चीज़ें उनकी ऐसी मांग है जैसे कि भाई ज़मीन के लिए एग्रीमेंट करना तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जी। नहीं करना, तो उस पर हम सहमत नहीं है क्योंकि उसके लिए कानूनी दिक्कत है। 5 साल के लिए यदि कोई स्कूल की अनुमति दे रहे हैं तो कम से कम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो हो, उसमें स्टाम्प लगना नहीं लगना, स्टाम्प का जो विषय है वो हमारे विभाग का नहीं है। हमने संबंधित विभाग को लिखा है कि भाई उनको सहानुभूतिपूर्वक कैसे कम कर सकते हैं करें। इस पर ऐसा बिजली का बिल आता व्यवसायिक उसमें वो भी संबंधित विभाग को हम संवाद कर देंगे कि इनको बिजली का बिल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है और इसलिए उसको घरेलू बिजली के जैसा मानते हुए उनको करें। लेकिन अब वो अभी उसमें कुछ फाइनल नहीं हुआ, उस विभागों से राय होकर के फाइनल होगा। सर एक चर्चा भी लगातार चल रही है, आपके विभाग के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें विभाग ने ये बात कही कि स्कूलों का जो मान्यता है वो 5 साल के लिए बिना निरीक्षण परीक्षण के की जाएगी। इसको लेकर थोड़ा एक भ्रम का विषय चल रहा है, मैं इस पे आपकी क्लियरिटी चाहता हूँ। हमारा निर्णय ये है कि आपने एक बार मान्यता ले ली, मतलब बिल्डिंग आपकी है, खेल का मैदान है, आपने एग्रीमेंट लगा दिया, कंप्लीट है जी। हमको चेक करने का विषय केवल इतना सा है कि आपके यहाँ जो शिक्षक है वो शिक्षकों की आपने सूची दी है वो वास्तव में पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, वो है कि वो लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। आपने नाम दे दिया मेरा और उस योग्यता वाला है ही नहीं व्यक्ति वहाँ जी। केवल उतना सा है और उसमें उनको आपत्ति है, तो हमने कहा भाई इस पर आपत्ति आपको लेने का कोई मतलब नहीं है। हम कोई मान्यता समाप्त नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई आप शिक्षक ठीक रखो जी। करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। तो बोले कि आप इस बात को क्यों कर रहे हो बार बार आकर कि साहब बगैर मानेंगे नहीं, हम बगैर हम आपको मान्यता आज दे रहे हैं लेकिन हम कभी भी आपकी कुछ चीज़ें जो बाकी तो आपके पास दस्तावेज रखे ही हैं जी। आपकी बिल्डिंग दिख रही है हमको, खेल का मैदान दिख रहा है, आपकी लाइब्रेरी दिख रही है, आपकी बस दिख रही है, जो आपने लिखा वो दिख रही है, जो दिखने वाला संसाधन है। लेकिन जो नहीं दिखने वाली चीज़ है शिक्षक, अब शिक्षक आपने योग्यता उस समय सूची दे दी, आपने अगले साल अयोग्य रख लिए, तो ये तो हम चेक करेंगे जी। इतना चेक करने का काम। नहीं बिल्कुल सही है। ये एक और कुछ उनके विषय थे जो मैं अगर बात करूँ स्कूलों के 2-3 विषय थे जिन पर मुझे लगता है कि एक आरटीई का विषय था कि आरटीई की जो फीस है उसको आरटीई को लेकर के उनकी फीस का विषय है, पुरानी कुछ फीस बकाया थी उसको लेकर हमने 37 ऐसे डीपीसी को नोटिस जारी किए हैं जी। जहाँ की थोड़ी बहुत भी फीस बाकी है उनको 7 दिन का निर्देश दिए हैं, नहीं तो हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार स्तर से जो फीस यहाँ से जो जारी होना बची है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल सब लगभग पुरानी फीस कर दें और इस साल की भी कुछ राशि हम उनको दे दें ताकि आरटी उनके लिए बड़ा सहयोग एक प्रकार का बनता है, उसके वो उनकी वाजिब मांग है, उसके प्रति हम सतर्क है और सरकार उसमें उनको सहयोग करने के लिए हम उसकी व्यवस्था जुटा रहे हैं। एक और विषय था मित्तल जी जिस पर जैसा आपने बोला अभी परीक्षा को लेकर आपने बताया कि आप एक पूरी नीति क्लियर है कि हम 10th और 12th का बोर्ड ले रहे हैं, 1ली से 8वीं तक के लिए भी आपने एक नीति बना के रखी है। अगला साल चूँकि कोरोना भी लग रहा है कि अभी और थोड़ा समय चलेगा,
अगले साल शिक्षा को लेकर क्या नीति है, इस पर लेकर थोड़ा स्कूल और लोग पालक भी सोचें। हम कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम तो अभी तक तो पॉलिसी 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ कर देंगे, लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति बनी तो फिर उस सत्र को आगे बढ़ाएंगे जी। उसका निर्णय उस समय ही करें। परंतु क्यों लग रहा है ऐसा कि हमको बोर्ड शायद परीक्षा आगे बढ़ानी पड़े, क्योंकि सीबीएसई का जो परीक्षाएं होगी उसके साथ ही हम बोर्ड की परीक्षा कराएंगे। वो इसलिए कारण है कि यदि सीबीएसई ने जिस टाइम पे परीक्षा की और फिर दूसरी जो कंपटीशन एग्जाम है जी। वो सब केंद्र सरकार की और दूसरी सरकारें सब कर देती हैं। यदि हम लेट बोर्ड की परीक्षा करते हैं तो हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो हम हमारे बच्चों को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हम सीबीएसई के साथ ही हमारी परीक्षा हम कराएंगे। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके ऊपर जिस तरह से मैंने पढ़ा आपके बारे में, कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा को लेकर आपने बहुत अपने जीवन में इसको उतार के रखा। किस प्रकार से, अगर मैं एक शख्सियत इंदर सिंह परमार एक शख्सियत से बात करूँ, एक शिक्षा मंत्री के अलावा, देखो तो शिक्षा को लेकर आपकी सोच कैसी है? अपना देश की परंपरा में हम भारत में लिखित संविधान कब से बना? आज़ाद हुआ जब से। जी। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। जी। अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत प्रयोग किया, फलाना एक्ट ये कानून बनाया। उसके पहले इस देश में कोई संविधान नहीं था, लेकिन इस देश की सिस्टम नैतिकता के आधार पर चलता था। और इसलिए लोग आज राम राज्य जने, अब राम राज्य का कोई एक फार्मूला नहीं होगा, लेकिन राम राज्य मतलब सबको न्याय मिलता होगा, सबको स्वास्थ्य की सुविधा होगी और सबके साथ समरसता का भाव रहा होगा, इसलिए उस राज्य को सबसे अच्छा राज्य माना जाता है। जी। विक्रमादित्य का राज्य न्याय उनका प्रिय था। ऐसे राज्य रहे हैं, इसलिए भारत में नैतिकता का पुट बहुत प्रभावी रहा। भारतीय समाज नैतिकता के आधार पर चलने वाला समाज है। हमारे देश में ये जो अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा नीति और गया, इसलिए समाज में नैतिकता का पुट कम हुआ है। हम ये चाहेंगे कि नैतिक सत्ता फिर से स्थापित हो और लोगों को स्वयं को लगे कि मेरे कारण से दूसरे को परेशानी तो नहीं हो रही है। इसलिए हम नैतिक शिक्षा को भी उसमें ठीक परिवेश में ठीक ढंग से पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। मंत्री जी, हमने आपसे हर सवाल बहुत सीधे सीधे, हमारा चूँकि सीधा सवाल प्रोग्राम है, और बिल्कुल सीधा सवाल हमने आपसे पूछा और बिल्कुल सीधा सीधा जवाब आपने हर सवाल का दिया, और इतना महत्वपूर्ण समय मेरे कोरोना काल में आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। सीधा सवाल में आज हमने बात की प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से। जैसा कि हमने देखा कि इतनी सेंसिटिव सरकार है, इतनी सेंसिटिव सोच है परमार जी की। उन्होंने हर मुद्दों पर, सरकारी स्कूल में व्यवस्था को सुचारू रूप करना हो या प्राइवेट स्कूल के में आ रही सारी समस्याएं जो है उन समस्याओं को हल करना हो, उन्होंने हर स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पालक हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, हर एक स्टेक होल्डर्स के मुद्दों को बराबर से पहचाना और उन हर समस्याओं को सुलझाया है जो आज पब्लिक उस समय सोचती है। और आज जब हम खुद भी, हमारी SchoolKhabar.com की टीम भी जब मौके पे गई है और उसने देखा है कि सरकारी स्कूल में भी शिक्षा हर एक गांव-गांव तक सुचारू रूप से पहुंच रही है, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार ने जो जिम्मेदारी इंदर सिंह परमार जी को दी है, जो जिम्मेदारी उनको मिली है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि उनका जो विजन है नई शिक्षा नीति को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करना और प्रदेश की शिक्षा को एक नए मॉडल के रूप में पहुंचाना, मुझे लगता है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये शिक्षा प्रदेश में एक बड़े मॉडल के रूप में उभर के आएगी आपके नेतृत्व में। तो सीधा सवाल में हम ये सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और यदि आपके कोई सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।